हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है बच्चों, ठीक है। जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ है बच्चों 12th केमिस्ट्री के लेक्चर्स, सही है, जहां पर हम लोगों ने काफ़ी सारे लेसन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है हमारे 12th बायोलॉजी से, 12th केमिस्ट्री से, सॉरी, सही है बच्चों। हम लोगों ने शुरू किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पिछले कुछ लेक्चर्स से जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, सही है, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं रेट ऑफ द रिएक्शन की या काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन की, आपका रिएक्शन कितनी स्पीड से हो सकता है, कितनी स्पीड से नहीं हो सकता। हम लोग उस चीज की बातें कर रहे हैं इस पूरे के पूरे लेसन के अंदर, सही है बच्चों, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे बायोलॉजी, जैसे फिजिक्स, जैसे मैथ्स, तो बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट्स बच्चों ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो अगर आपने बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, अभी तक नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ जाकर आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ बच्चों हमारे चैनल के ऊपर मिक्स सीरीज शुरू हो चुकी है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज शुरू हो चुकी है बच्चों 12th स्टैंडर्ड की। तो केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी आप लोग, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोग को मिल रहे होंगे और बायो के भी क्वेश्चंस आप लोग को मिल रहे होंगे, जो कि मैं ही देने वाला हूं आप लोग को, सही है। साथ ही के साथ हम लोगों ने लाइव रिवीजन भी शुरू कर दिया है, यानी हमारा परिचय बैच 3.0, तो इसको भी हम लोग ने शुरू कर दिया है, जहां पे वन शॉट के अंदर लाइव फॉर्म में मैं आप लोग को केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, सही है। एक दिन में हम लोग एक लेसन पूरा कवर करेंगे। 1-2 घंटे की क्लास होती है, मैक्स टू मैक्स 2 घंटा होता है बच्चों। उसके अंदर मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज करवाता हूं, सही है। तो उसे भी आप सारे बच्चे ज्वाइन जरूर से कीजिएगा, बहुत सारा मजा आता है, हम लोग बहुत अच्छी अच्छी इंटरेक्शन करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं वहां पर। तो आई होप वहां पर भी आपको मजा आने वाला है, वहां पे भी आप ज्वाइन करोगे और आपकी स्टडीज क्या होगी बच्चों, इंप्रूव होगी। हम अपनी तरफ से 100% लगा रहे हैं ताकि आपकी स्टडीज इंप्रूव हो सके, आपके मार्क्स इंप्रूव हो सके आपके 12th स्टैंडर्ड में। आपको क्या करना है बच्चों, आपको सिर्फ अपना प्यार बनाए रखना है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना है, सही है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जरूर से कर दो, और जो बेल नोटिफिकेशन है बच्चों उसे ऑल पे सेट कर दो ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे जब भी हम कोई वीडियोस अपलोड करें या फिर हम लाइव जाए तो, ठीक है, चलेगा। बच्चों आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। देखो अभी तक हम लोग जो रेट लॉ पढ़ रहे थे वो है आपका डिफरेंशियल रेट लॉ, सही है। अभी तक जितना भी आपने रेट लॉ पढ़ा था वो सब कुछ डिफरेंशियल रेट लॉ था। आज से हम लोग इस लेक्चर से पढ़ना शुरू करेंगे बच्चों इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो ये क्या होता है, एक्चुअल में रेट लॉ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत बातें करेंगे। इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है बच्चों, इंटीग्रेटेड रेट लॉ को फॉर्म करने का एक फॉर्मूला फॉर्म होता है, डेरिवेशन फॉर्म होता है, और वो डेरिवेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, काफी बार एग्जाम में ये चीज आई हुई है, सही है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ को आज हम लोग कवर करेंगे हमारे इस लेक्चर के अंदर, समझ में आ रही है बात, ठीक है। एक और बात आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से कर लेना बच्चों। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी अगर आपको कोई फीडबैक देना है, सही है, तो आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, तो बहुत सारे बच्चे वहां पर कनेक्टेड है मेरे साथ, आप भी कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे भेज सकते हो। अपने डाउट्स को अपने मन में ना रखें, सही है, क्या पता वही डाउट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ जाए, सही है। तो अगर आपको डाउट है तो या तो आप अपने स्कूल के टीचर से बातें कर सकते हो, अगर आपका डाउट नहीं क्लियर होता है कहीं भी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फोटोज के फॉर्म में या वॉइस मैसेजेस के फॉर्म में मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा वहां पे, समझ में आई बात, ठीक है। बच्चों शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेक्चर के शुरू में ही मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि रेट लॉ होता क्या है। देखो रेट लॉ की बातें ऑलरेडी हमने लास्ट कुछ लेक्चर से की हुई है बच्चों, ठीक है। रेट लॉ क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया हुआ है लास्ट कुछ लेक्चर से। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो 1, 2, 3 लेक्चर में तो आपको पता होगा, दिस इज लेक्चर नंबर 4, सही है। तो रेट लॉ हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया है बच्चों। रेट लॉ का मतलब क्या होता है, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ऐसा रेट ऑफ द रिएक्शन जो किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे। वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे, और यू कैन से विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ। तो अगर मैं रेट लॉ का इक्वेशन लिखना चाहूं तो कैसे होता है, कैसे हो जाएगा बच्चों, रेट ऑफ द रिएक्शन ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में ही बात, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहां पे क्या आएगा बच्चों आपका x या फिर y आ सकता है, समझ में ही बात। जितने रिएक्टेंट होंगे, अगर एक रिएक्टेंट है तो सिर्फ x लिखो, अगर 2 रिएक्टेंट है तो एक पे x लिखो, एक पे y लिखो। दिस इज नथिंग बट योर रेट लॉ। भाई बच्चों हम लोग अभी तक जो भी रेट लॉ पढ़ रहे थे वो सब कुछ कौन सा था, डिफरेंशियल रेट लॉ। देखो रेट लॉ 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पहले ध्यान से सुनो।
जो रेट लॉ है उसके दो अलग अलग टाइप्स हैं। जो आपका रेट लॉ है उसके दो अलग अलग टाइप्स हम लोग को स्टडी करने हैं। जो सबसे पहला है उसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम लोग? डिफरेंशियल रेट लॉ। और जो दूसरा है उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो दो प्रकार के रेट लॉ एग्जिस्ट करते हैं आपकी बुक के अंदर या फिर इस दुनिया के अंदर। कौन कौन से रेट लॉ बच्चों? एक है आपका डिफरेंशियल रेट लॉ और एक है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ। दोनों रेट लॉ बच्चों बात करते हैं किसके ऊपर पता है? दोनों रेट लॉ बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। ये भी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बात करता है और ये भी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बात करता है। पर अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल रेट लॉ की तो देखो नाम से ही पता चल रहा है बच्चों डिफरेंशियल मतलब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। मतलब हम लोग एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल का मतलब एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट उनका अलग अलग हम लोग क्या फाइंड करते थे? रेट फाइंड करते थे इन द डिफरेंशियल रेट लॉ। ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी जब मैंने डिफरेंशियल रेट लॉ सिखाया था। सही है। तो हम लोग यहां पर डेरिवेटिव फॉर्म में पढ़ते थे। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो यहां पर हम सारे रेट्स को क्या करेंगे बच्चों? इंटीग्रेट कर देंगे। जितने भी रेट्स हैं उनको ऐड कर देंगे, उनको बड़ा नंबर देखेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है ना कि आप चीजों को ऐड करो और एक बड़ा नंबर इमेजिन करो, एक बड़ा रेट इमेजिन करो। सो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इट इज नथिंग बट वी आर गोइंग टू टेक एंड स्टडी द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। समझ में आई बात? ठीक है। तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे यहां पर, वी विल इंटीग्रेट ऑल द रेट लॉ। समझ में आ गया? सो मैंने आपको क्या सिखाया बच्चों? अभी तक मैंने आपको थोड़ी सी चीज सिखाई है कि आपका जो रेट लॉ है वो दो प्रकार के हैं। एक है बच्चों आपका डिफरेंशियल रेट लॉ जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, और एक है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ जिसके बारे में बातें हमें करनी है। सही है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो बच्चों ये किसके ऊपर बात करता है? ये कॉन्सेंट्रेशन पे ही बात करता है। किस पे बात करेगा बच्चों? ये कॉन्सेंट्रेशन पे ही बात करेगा, बट इंटीग्रेटेड फॉर्म वाली कॉन्सेंट्रेशन की बात करता है। और वही अगर मैं डिफरेंशियल रेट लॉ की बात करूं तो ये भी कॉन्सेंट्रेशन पे ही बात करेगा, बट ये डिफरेंशियल मतलब एक एक रिएक्टेंट की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे बातें होती है। यहां पे बातें समझ में आई है बच्चों? सो आप इस चीज को सबसे पहले नोट डाउन करेंगे अपने बुक के अंदर, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आप इन चीजों को अपने बुक के अंदर नोट डाउन करेंगे और उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात? ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब डिफरेंशियल रेट लॉ हमने कितने कितने प्रकार का पढ़ा था? याद करो। डिफरेंशियल रेट लॉ हमने 3 प्रकार का पढ़ा था। सबसे पहला था आपका एवरेज रेट लॉ, दूसरा क्या था? इंस्टेंटेनियस रेट लॉ, और उसके बाद था आपका रेट लॉ जो हम लोग ने लास्ट में पढ़ा था। देखो एवरेज रेट लॉ हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते। जो एवरेज रेट लॉ होता है वो हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते। तो हम लोग सिर्फ 2 ही रेट लॉ को इंटीग्रेट करेंगे, एक आपका इंस्टेंटेनियस रेट लॉ और एक आपका नॉर्मल वाला रेट लॉ। समझ में आई बात? ठीक है। इन्हीं दोनों को हम क्या करने वाले हैं बच्चों? इंटीग्रेट करेंगे और उसी से हम लोग क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। नाउ हमें पढ़ना है बच्चों इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए और y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। समझ रहे हो? इसी को आप क्या कहोगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी में x प्लस वाई 1 आना चाहिए, इसी में x प्लस वाई हमेशा 1 आएगा ना। तो हमेशा बच्चों जब आप फर्स्ट ऑर्डर की बात करोगे तो यू हैव टू इमेजिन अ कंडीशन जहां पे x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। मैंने आपको बताया x प्लस वाई को ही क्या बोलते हैं? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग ऐसा ही एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे बच्चों जिसमें x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू क्या होगी? 0। क्लियर है? सो नाउ स्टेप नंबर 1, यहां से धीरे धीरे हम लोग करते चलेंगे, हर एक चीज पढ़ते चलेंगे। ठीक है। सो स्टेप नंबर 1, यू हैव टू कंसिडर अ रिएक्शन। ठीक है। आपको एक रिएक्शन क्या करनी है? कंसिडर करनी है। नाउ यहाँ पे हम लोग एक डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं, और डेरिवेशन, ये जो डेरिवेशन है ना बच्चों, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो प्लीज ध्यान से पढ़ना। अगले जो आगे वाले 20 या 25 मिनट होंगे जिसमें मैं आपको ये पूरा डेरिवेशन सिखाऊंगा, प्लीज ध्यान से पढ़ना बच्चों। जितनी भी मैं चीजें कहूंगा ध्यान से एकदम देखना। समझ में आई बात? ठीक है। सो वी हैव टू कंसिडर अ रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? जैसे मान लो आपका कोई ए है, ए रिएक्टेंट है जो क्या दे रहा है? एक प्रोडक्ट दे रहा है।
सही बात है। ए आपका कोई रिएक्टेंट है जो क्या दे रहा है, आपका प्रोडक्ट दे रहा है। मान लो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी 1 होगी। मान लो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, ठीक है। हम लोग एक रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हैं जहां पे आपका ए गिव्स प्रोडक्ट, ए आपका क्या दे रहा है, कोई ना कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं इंटीग्रेटेड रेट लॉ की, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो हम दो अलग अलग रेट लॉ का इंटीग्रेशन सीखेंगे। दो अलग अलग रेट लॉ का क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इंटीग्रेशन सीखेंगे। कौन कौन से हैं वो हम लोग देखेंगे। एक आपका इंस्टेंटेनियस रेट लॉ, समझ रहे हो, या फिर आप कह सकते हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और दूसरा वाला होता है आपका रेट लॉ। दूसरा वाला कौन सा होता है बच्चों, आपका रेट लॉ। यही हम लोग ने पढ़ा है डिफरेंशियल कंडीशन में, ठीक है, यही हम लोग ने पढ़ा है। एडिशन नहीं होगा एक्चुअल में, दोनों इक्वल होते हैं। दोनों क्या होते हैं, इक्वल, सही बात है, ठीक है। दोनों क्या होंगे यहाँ पर, इक्वल होंगे। तो हमेशा हम लोग क्या देखने वाले बच्चों, यहाँ पर हम लोग इन दोनों रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, इन दोनों रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग स्टडी करने वाले हैं इन इंटीग्रेटेड रेट लॉ। समझ में आई बात। हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे कंसिडर ऐसी रिएक्शन की है जिसका फर्स्ट ऑर्डर हमेशा क्या आए, 1। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी, जो x की वैल्यू होगी वो 1 होगी और y की वैल्यू होगी 0, तभी तो x प्लस वाई 1 होगा, तभी तो x प्लस वाई 1 होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक ही रिएक्टेंट है और इसका जो स्टोइकियोमेट्री है वो मान लो 1 है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, 1 है, तो रेट लॉ भी मान लो इसका क्या आएगा, 1 है। ऑल्दो जो रेट लॉ होता है बच्चों वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, बट यहाँ पे हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं, तो मान लो इसका जो x की वैल्यू है वो क्या है बच्चों, 1। नाउ मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि हमें पता है दो प्रकार के रेट होते हैं, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन और एक होता है आपका रेट लॉ। अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से लिखूं तो मेरी इक्वेशन क्या आएगी रेट की, मेरी इक्वेशन आएगी माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय डी टी। यही होता है, माइनस, माइनस क्यों लगा बच्चों, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होती है। तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी उसका डेरिवेटिव आप हमेशा कैसे लगाओगे, माइनस में लगाओगे, सही बात है, उसका डेरिवेटिव आप हमेशा कैसे लगाओगे, माइनस में लगाओगे। वहीं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेट लॉ, तो इसका रेट लॉ क्या होगा, इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, 1, कुछ भी नहीं है, मतलब ऊपर क्या है बच्चों आपका 1। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें जो मैंने अभी तक समझाई हैं वो समझ में आई होंगी। क्लियर है, समझ में आ गया। सो हमने क्या देखा, हमने एक इक्वेशन बनाया जहां पर आपका रेट ऑफ द रिएक्शन किसके बराबर है, इंस्टेंटेनियस रेट के और रेट लॉ के बराबर है। इन्हीं दोनों को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। हम लोग एवरेज रेट लॉ को कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो इतना सही नहीं है, एक्चुअल में वो जो लॉ है वो रिजेक्ट कर दिया गया था बाय द ग्रुप ऑफ द साइंटिस्ट, तो इसीलिए हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते। हम यूज कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन को और हम लोग यूज कर रहे हैं रेट लॉ को। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन के हिसाब से रेट होगा ये, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन रेट लॉ के हिसाब से रेट होगा ये, यानी कि आपका क्या होता है, रेट कांस्टेंट एंड इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। बात समझ में आ गई, यहां पर ये इक्वेशन बन गई, इतना आपको समझ में आ गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे पता है, हम इस a के टर्म को यहां पर लेके आ जाएंगे और इस dt को यहां पर लेके चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो जहां पे a है वहीं पे हम लोग दूसरा a लेकर आएंगे, a और a को सेम सेम जगह लेके आ जाओ, ठीक है, जो सेम सेम वैल्यूज है उन्हें सेम सेम जगह लेके आ जाओ ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, सही बात है। तो जब ये इधर जाएगा, सही बात है, तो ये k डैश ऑफ a इधर आ गया, ये dt इधर जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, k dt, सही बात है। और मैं इस माइनस साइन को भी इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूं, तो ये वाला माइनस साइन यहां चला जाएगा ताकि सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होगी, सही बात है। तो इक्वेशन कैसे बनेगी बच्चों, इक्वेशन बनेगी d ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, ये वाला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इधर आ गया, इज इक्वल टू माइनस, ये वाला माइनस मैंने यहां भेज दिया, ठीक है, तो k और यहां पे क्या आ गया बच्चों आपका dt, समझ में आ गया। इसको मैंने नाम दे दिया मान लो इक्वेशन नंबर 1। क्या आपको यहां तक समझ में आया कि मैंने क्या किया, यहां तक समझ में आया मैंने क्या किया।
बहुत सिंपल चीज मैंने की है बच्चों। आई जस्ट कंसिडर अ रिएक्शन, जहां पे मैंने एक रिएक्टेंट लिया है, एक प्रोडक्ट लिया है। एक ही क्यों लिया मैंने रिएक्टेंट बच्चों? बिकॉज वी आर स्टडिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहां पे x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 0। सही बात है, x की वैल्यू 1, y देखो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0, मतलब y कुछ है ही नहीं। यही इसी रिएक्शन में पॉसिबल हो सकता है ये। सही बात है। फिर मैंने क्या किया कि हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों इंटीग्रेटेड रेट लॉ की। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हम लोग क्या करते हैं बताएं? जो भी हम लोगों ने डिफरेंशियल रेट लॉ पढ़ा है उसी का इंटीग्रेशन करेंगे, आगे चल के इस वैल्यू का इंटीग्रेशन होगा। सो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन। तो हमने इसको भी ले लिया इंस्टेंटेनियस रेट लॉ के हिसाब से। ये इक्वेशन बनता है, माइनस क्यों लगा मैंने आपको बता दिया, बिकॉज द वैल्यू इज डिक्रीजिंग। वैल्यू क्या होती है बच्चों आपकी? नीचे गिरती है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन गिरती है हमेशा, इसीलिए मैंने इसको माइनस में लिखा। और ये आपका रेट लॉ का इक्वेशन। सही बात है। फिर मैंने क्या किया, बहुत ही सिंपल चीज, इस ए को और इस ए को एक जगह पे लेके आ गया, तो मतलब ये वाला ए इधर आ गया। सही बात है, क्लियर हो गया। फिर ये इस माइनस को इधर भेज दिया, तो ये वाला माइनस यहां चला गया और ये dt यहां चला गया, तो माइनस के dt, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बना। नाउ जो सेकेंड स्टेप होगा बच्चों, उसके अंदर क्या करेंगे, वी विल इंटीग्रेट। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे। सो सेकेंड स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन नंबर 1। आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देना है, इंटीग्रेट। तो करो इंटीग्रेशन। यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हो, डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, सही बात है, ये होगा इज इक्वल टू, यहां पे देखो के आपका कांस्टेंट है, तो के बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस के बाहर आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ dt। अब ये जो इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं बच्चों, इसमें आप लोग को याद होगा, इसमें होती है एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। जब आपने अगर इंटीग्रेशन पढ़ा होगा मैथ्स में, नौशाद सर ने आपको पढ़ाया होगा बच्चों, तो इंटीग्रेशन में दो चीजें होती है, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। अगर मैं बात करूं ए की, तो ए की हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन की। लोअर लिमिट में हम लोग लेंगे कॉन्सेंट्रेशन 0, मतलब क्या होगा आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, हम लोग यूज करेंगे बच्चों ए नॉट। इस ए नॉट का मतलब क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और इसको हम लोग यूज करेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे ए टी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। सिमिलरली यहां पे क्या है बच्चों, टाइम, तो यहां पे हम लोग लेंगे t इज इक्वल टू 0, मतलब t आपका 0 पे, या फिर t 0 लेते और t एट अ टाइम मान लो t, समझ रहे हो, t एट अ टाइम t, मतलब t कुछ समय बाद। समझ में आई बात, समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो इसे लिख लेते हैं, कृपया इसे लिख लेते हैं बच्चों। ए नॉट जो मैंने यहां पे लिखा है बच्चों, ए नॉट का मतलब क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। किसकी बात हो रही है बच्चों, ए, तो ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट। फिर ए टी क्या है, ए टी इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और यू कैन से फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। सो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, किसका, ए का, आफ्टर टाइम टी, ठीक है, आफ्टर टाइम टी। समझ में आ गया बात। सिमिलरली टी आपको पता है, टी क्या है आपका, टाइम है, तो टी 0 से, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, रुको, आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, t 0 और t के बजाय आप लिख सकते हो कुछ ऐसा, ऐसे लिख दो, टाइम 0 टू टाइम t, ऐसा लिख सकते हो, तो टाइम 0 टू टाइम t ऐसा लिख सकते हो। समझ में आ गई बात, ठीक है। बाकी चीजें आपको पता ही है बच्चों। बाकी आपका जो ऐसे मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। बाकी चीजें आपको पता ही है बच्चों, डेरिवेटिव, ये सारी चीजें। तो ये समझ में आ गया, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई बच्चों। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं आगे बहुत सारी चीजें मिटाने वाला हूं। तो आगे हम बहुत सारी चीजें मिटा देंगे बच्चों, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें कृपया करके, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलें, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दूं, इस वाले साइड को, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, इसको मिटा दूं मैं, चलो
या फिर रहने देते, एक काम करते आगे पेजेस पे सॉल्व करते, क्योंकि ये शायद हमें लगे काम आ जाए बाद में। चलो आगे सॉल्व करते हैं, आगे एक पेज लेते हैं एंड यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। क्या था बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, नहीं इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ ए, और यहाँ पे क्या है बच्चों आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, सही है, इज इक्वल टू माइनस के, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों डी टी, सही बात है। यहाँ पे था फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल टू फाइनल आफ्टर टाइम टी, और यहाँ पे क्या था टाइम 0 टू टाइम टी, ये आपकी इक्वेशन थी। अब आपने इंटीग्रेशन किया, देखो ध्यान से सुनो, आप लोगों ने सुना होगा बच्चों कि जब आप इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है, जब आप इंटीग्रेशन करते हो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रीजंस या फिर फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है बच्चों, ln x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, ln x। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x, मतलब ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेशन कैंसिल हो जाता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x। ये फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि अभी हम लोग इसी को अप्लाई करेंगे, देखो अगर आप यहां पे देखो तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x और डी ऑफ ए, सही बात है। इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम a0 टू at, रुको थोड़ा सा ना पेन को छोटा करते, ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ a0 टू at, सही बात है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, सही है, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, और यहां पे क्या आ जाएगा इनटू d ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, सही है। ये आपका डेरिवेटिव वाला टर्म होता है, ये आपका डेरिवेटिव वाला टर्म होता है, जैसे 1 अपॉन एक्स डी, हमेशा 1 अपॉन एक्स के आगे यहाँ पे क्या लगा रहेगा, dx लगा रहेगा, सो 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x, सही बात है। तो मैं इस चीज को, इसी चीज को मैंने इस तरफ लिखा, बस मैंने क्या किया, इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को यहां से बाहर निकाल दिया, और कुछ नहीं किया बच्चों मैंने, और कुछ नहीं किया, 1 अपॉन एक्स को बाहर निकाल दिया, बाकी चीजें एज इट इज बची है। और यहां पे क्या होगा, यहां पे वही चीज माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t kt। अब आ जाओ kt नहीं dt, अब आ जाओ सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन, आ जाओ अब आखिरकार देखते हैं कि आखिरकार इंटीग्रेशन होगा क्या। 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, तो मतलब इसकी जगह क्या हो जाएगा बच्चों आपका ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, पर यहाँ पे क्या था a नॉट टू at, तो यहाँ पे भी आप लिखोगे a नॉट टू at, सही बात है। सिमिलरली यहाँ पे माइनस के बाहर रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ dt, देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ dx का क्या होता है x, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ dt का क्या हो जाएगा बच्चों t, बट 0 टू t, सही बात है, फ्रॉम 0 टू t, ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो मुझे मैथ्स इतना ज्यादा नहीं आता, सही है, बता दूं आप लोग को, मुझे मैथ्स इतना ज्यादा नहीं आता, पर मुझे इंटीग्रेशन और डेरिवेशन बहुत अच्छे से आता है, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें सही हैं जितना मैंने अभी तक आपको सिखाया है। ओके, क्लियर बच्चों, क्लियर है, समझ में आ गया, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। नाउ अब हम क्या करते हैं बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब आपका ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही होता है ना, यहां लिख दूं, हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सही है। इसमें अगर आप देखो तो अपर लिमिट कौन सा है, आफ्टर टाइम t का कॉन्सेंट्रेशन, और लोअर लिमिट क्या है, इनिशियल वाला a नॉट, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों आपका ln ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a माइनस at माइनस ln ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a नॉट, ऐसा हो जाएगा कुछ, इज इक्वल टू माइनस के, इसका लोअर लिमिट क्या है t0, और इसका अपर लिमिट क्या है t एट द टाइम t, तो t0 पे तो कुछ नहीं होगा ना, टाइम तो नल बटा सन्नाटा, मतलब 0 होगा, तो यहां पे सिर्फ क्या आएगा बच्चों आपका t आएगा। क्यों, उसमें समझ में आया, क्योंकि t एट 0 कुछ था ही नहीं, तो t एट t ही सिर्फ आपका एक वैल्यू बचेगा, माइनस करने की कोई गुंजाइश ही नहीं, तो कुछ ऐसा सा इक्वेशन बचेगा, ऐसा सा इक्वेशन बनेगा, सही बात है। नाउ एक चीज और आप जानते हो, क्या जानते हो भैया, आप जानते हो बच्चों कि आपका जो ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a दिया, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, भाई साहब
ln a माइनस ln b को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, ln a अपॉन b, ऐसा भी लिख सकते हो ना। ln a माइनस ln b को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ln a अपॉन b। तो इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, ln यहां पे क्या है, at मतलब एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a आफ्टर टाइम t एंड अब डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन एट इनिशियल पोजीशन, समझ में आई बात, इज इक्वल टू kT। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बना है, समझ में आई बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 कहीं दिया था क्या अपन ने, समझ में आएगा बच्चों, समझ में आया है। इसको हम लोग ने क्या कहा, इक्वेशन नंबर 3। सही बात है, सही बात है, समझ में आ गया। अगर मान लो बच्चों मैंने इसको रिवर्स कर दिया, अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया, कैसे होता है, देखो यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे इस जगह पे सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं। अगर मान लो ऐसा दिया है क्वेश्चन कि ln a बाय b इज इक्वल टू माइनस एक्स है, इज इक्वल टू माइनस एक्स है। अगर मैं इसको रिपीट उल्टा कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा, रिवर्स, अगर मैं ऐसे लिखूं कि ln b बाय a, क्या लिखूं, ln b बाय a, तो ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो यहां पे सिर्फ क्या आ जाएगा बच्चों, x, समझ रहे हो। अगर आप रिवर्स करते हो तो ये माइनस साइन चला जाता है, अगर आप क्या करते हो बच्चों, रिवर्स करते हो तो माइनस साइन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। सही बात है। तो मैं यहां पे लिखूंगा रिवर्सिंग इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को मैंने क्या किया, रिवर्स किया, तो कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा बच्चों, ln concentration of a naught divided by concentration of at after time t is equal to kt। समझ रहे हो, मतलब यही वैल्यू, सिर्फ आपने इसको अपोजिट किया, उल्टा किया, और आपको क्या मिल गई, ये वैल्यू पॉजिटिव मिल गई। नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, मार्क इट एज अ इक्वेशन नंबर 4, मार्क इट एज अ इक्वेशन नंबर 4। बच्चों इसे नोट करते रहो और चलते रहो समझ रहे हो, नोट करते रहो और चलते रहो। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया। अब एक फाइनल स्टेप, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। इसको मैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे लिखूं, इसका स्क्रीनशॉट लिया आप सभी ने, पहले बताओ मेरे को, इसका स्क्रीनशॉट लिया क्या आप सभी ने, लिया, ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसी इक्वेशन को वापस यहां पर लिखूं तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, देखो हम लोग ln concentration of a naught divided by concentration of t is equal to kt। सही बात है, इज इक्वल टू kt। अगर मैंने कहा बच्चों कि मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, k की वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो t कहां चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। यहां पे t मल्टीप्लाई में है, इस k के साथ ये t क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई में है। अगर ये t इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। सही बात है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में चला जाएगा। तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, ये k क्या, ये k, ये जो t है बच्चों ये इस तरह आया तो क्या हो गया, डिवाइड में चला गया ना। तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ln, फिर यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी। समझ में आई बात, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी। क्लियर है। अच्छा, ln की जगह आप लगा सकते हो 2.303। क्या आपको पता है, आप ln की जगह ऐड कर सकते हो 2.303। सही बात है। तो इस ln को हटाने के लिए, इस ln को हटाने के लिए, इस ln को कन्वर्ट करने के लिए लॉग में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर 2.303। देखो ये लिख लो आपकी बुक में, ऐसा साइड में कहीं पे, साइड में ऐसा कहीं बॉक्स बनाओ, ऐसा एक बॉक्स बनाओ और उस बॉक्स में लिखो दैट ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग। सही है, ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग। तो अगर मुझे इस ln को हटाना है और यहाँ पे log इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि ln को हम ये नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, नेचुरल लॉगरिथम की वैल्यू होती है ना, तो हम log कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो अगर आपको इसको log में कन्वर्ट करना है तो जस्ट आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 2.303। समझ में आई बात। तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, और इस 1 अपॉन की जगह आप लिख सकते हो 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग, क्या हो जाएगा, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
ए नॉट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। दो बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 4। नाउ दिस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, प्लीज़ नोट इट डाउन। प्लीज़ बच्चों उस चीज़ इक्वेशन को अपने बुक में कृपया आप लिखेंगे। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? समझ में आया क्या? समझ में आया? क्लियर है? ओके। क्लियर है? सही है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप इस वैल्यू को लोगे हमेशा। जब भी आप बच्चों न्यूमेरिकल, क्या स्पेलिंग है न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप इस वाली वैल्यू को लोगे। कौन सा? 2.303 डिवाइड बाय के लॉग, फिर ब्रैकेट में ए नॉट डिवाइड बाय AT और आपका ब्रैकेट कंप्लीट। सही बात है। अच्छा, ये तो हो गया आपका एक इक्वेशन। अब आप इसी से एक और इक्वेशन बना सकते हो। ये जो आपका इक्वेशन नंबर 3 था ना, यही था ना इक्वेशन नंबर 3, इसी से आप एक और इक्वेशन बना सकते हो। कैसे? देखो, ln इज इक्वल टू क्या लिया था मैंने, ए नॉट डिवाइड बाय AT, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन, इज इक्वल टू KT। सही है, इज इक्वल टू KT। अब आपको पता है अगर ln इज इक्वल टू के उस साइड जाता है तो e⁻x हो जाता है। कैसे? देखो यहाँ पे एक और डब्बा बनाओ और यहाँ पे लिखो, ये सारे वैल्यूज है बच्चों, क्या करें, याद करना ही पड़ेगा। ln x, मान लो ln x है और इसके यहाँ पे इज इक्वल टू a लिखा है। ln x इज इक्वल टू क्या लिखा है बच्चों, a लिखा है। तो अगर आपका ln इस तरफ जाता है तो कैसा हो जाता है, x इज इक्वल टू e⁻x, e⁻a हो जाएगा। x इज इक्वल टू e⁻a हो जाएगा, मतलब जो वैल्यू इस साइड होगी वो रेस टू में चली जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, e। तो इसी तरीके से इक्वेशन को मैं एक और तरीके से बना सकता हूँ। कैसा? आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT, और जब आपका ln उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e, और जो वैल्यू होगी बच्चों वो कहाँ चली जाएगी, आपके KT, मतलब आपके ऊपर चली जाएगी, रेस टू में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी बच्चों, रेस टू में चली जाएगी। समझ में आई बात? ये तो हो गया एक इक्वेशन। अगर ये इस इक्वेशन को हम लोग ने कैसे बनाया था, रिवर्स करके बनाया था। नॉर्मल इक्वेशन क्या थी बच्चों आपकी, ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT था ना, ऊपर क्या था बच्चों, AT था, नीचे क्या था, A नॉट था। सही है, A नॉट नीचे था ना, और इसमें इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोल रहे थे, -KT। सही बात है ना। इसी इक्वेशन को रिवर्स करके हमने ये बनाया था, इसी इक्वेशन को रिवर्स करके हमने ये बनाया था। तो ये वाले चीज हमने इस इक्वेशन में भी तो कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट इज इक्वल टू e⁻KT। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लो बच्चों, एक बार मैं वापस रिपीट करूंगा पूरा का पूरा डेरिवेशन, एक बार मैं वापस रिपीट करने वाला हूं। दिक्कत कोई भी नहीं है बच्चों, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। पूरा का कॉन्सेंट्रेशन, पूरा जो है वैल्यू मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं, आप लोग वापस देखिए। ठीक है, यहां तक हम लोग को सॉल्व करना था। एक इक्वेशन और है जहां पे a/a⁻x लिखते, वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। बट अभी यहां पर देखो, वापस रिपीट कर रहा हूं, रिपीट करो अगेन। हम लोगों ने शुरू किया था हमारा इंटीग्रेशन रेट लॉ कुछ यहां से। सही बात है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है, इसीलिए बोल रहा हूं, ध्यान दो। मैंने क्या बोला बच्चों, हम लोग ने शुरू किया था, कौन सा कलर लें पहली बात तो, चलो ऐसा कलर ले जो अभी तक यूज ना किया हो। हम लोगों ने शुरू किया बच्चों इंटीग्रेशन रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर की हम लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या होगा, जिसकी x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू 0। तो मतलब हमें रिएक्टेंट सिर्फ एक ही लेना पड़ेगा, एक ही रिएक्टेंट ले सकते हैं जिसके ऊपर आपका रेट डिपेंड करे। सही बात है। सो हमने क्या लिखा, कंसीडर अ रिएक्शन, हमने ये रिएक्शन कंसीडर की, यानी आपका 1 ऑफ A गिव्स 1 ऑफ B। यहां पे इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 1 रिएक्टेंट का। सही बात है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो जो भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी हमने डिफरेंशियल रेट लॉ पढ़ा है जस्ट उसका इंटीग्रेशन करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन हमें करना है। बात समझ में आई बात? तो हमने लिया रेट इन कौन सा, डिफरेंशिएटेड। 3 हम लोग ने पढ़ा था, एक एवरेज, एक इंस्टेंटेनियस और एक आपका रेट लॉ। पर मैंने बोला एवरेज को हम लोग कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो बकवास है, थेरी बकवास है, कुछ काम की है नहीं। हम लोग यूज करेंगे किसको बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियस रेट लॉ को, और हम लोग यूज करेंगे रेट लॉ को, रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस।
कैसे होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन? क्या होता है? डी ऑफ ए, डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी, और ये माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट लॉ हमको क्या बताता है कि जो आपका रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन धीरे 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 रिड्यूस होती जाती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन धीरे 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 कम होती जाती है। सो बिकॉज ऑफ दैट बच्चों, बिकॉज ऑफ दैट आपको ये माइनस में लेना पड़ेगा, और ये तो आपका माइनस में रहता है, जो प्लस में रहता है। रेट लॉ क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ द रिएक्शन या फिर रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो बच्चों यहाँ पे रेट कांस्टेंट आ जाता है। इतनी बातें क्लियर है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। फिर बच्चों मैंने क्या बोला कि हम बात कर रहे हैं किसका? हम बात कर रहे हैं बच्चों आपके, मैंने क्या किया, इस इज इक्वल टू माइनस को इस तरफ भेज दिया, इस ए और ए को एक साथ ला दिया और इस डी टी को यहां पे भेज दिया। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बना। सही बात है। फिर मैंने क्या बोला कि बच्चों चलो इसी को आप क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, इसी इक्वेशन को आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ दिस और इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इंटीग्रेशन हमेशा हायर लिमिट और लोअर लिमिट का होता है। तो इसका हायर लिमिट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, मतलब आफ्टर टाइम टी, टी के बाद कितनी कॉन्सेंट्रेशन हुई, वो 80। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को मैं ई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और सारी चीजें मैंने यहां पे लिख के दी कि ई नॉट क्या है बच्चों, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी क्या है बच्चों, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मतलब ऐसा ब्रैकेट में ए, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बोल रहे हैं। बात समझ में आ गया? ये आपकी रिएक्शन थी, ये आपका एक इक्वेशन था बच्चों। इस इक्वेशन को हमने क्या किया बच्चों, फिर इंटीग्रेट। सही बात है, इसको हम लोग ने क्या किया, इंटीग्रेट। देखो मैंने डायरेक्ट 3 दिया है, इक्वेशन नंबर 2 दिया ही नहीं ना। मान लो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, सपोज दैट ये आपका इक्वेशन नंबर 2, यही वाला इक्वेशन नंबर 2 था। अब मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला आपके बहुत जरूरी है बच्चों, ये पूरे फॉर्मूला ही है। जहाँ पे मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, ln x होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है। तो यही चीज मैंने इस पे अप्लाई की। मैंने क्या किया बच्चों, देखो इसका इंटीग्रेशन 1/a है, देखो ऐसे मैंने लिखा अलग करके, इसको अलग कर दिया 1/a, ये ऑफ डी ऑफ ए। सही बात है, ये डी ऑफ ए ये तो कैंसिल हो जाता है अपने आप क्योंकि डेरिवेटिव होता है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ln ऑफ ए, अपर लिमिट लोअर लिमिट। सिमिलरली माइनस के बाहर हो गया बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, माइनस भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, बाहर हो गया। सिर्फ डेरिवेटिव किसका होगा बच्चों, dt का, आफ्टर टाइम एट टाइम 0 और t। सही बात है, 0 मतलब इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम आपका t होगा। सही बात है, 0 की कुछ वैल्यू नहीं होती बच्चों, ऐसा आ गया आपका, 0 की एक्चुअली कुछ वैल्यू नहीं होती ना, तो ये डायरेक्ट kt आ जाएगा, 0 में आएगा नहीं, आफ्टर टाइम एट t 0 कुछ वैल्यू नहीं होती। ये कुछ ऐसा सॉल्व हो गया। सिमिलरली यहां पे भी देखो आपका ln ऑफ ए, इसका वैल्यू क्या होता है, ln ऑफ ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आपको ऐसा वैल्यू बनाना पड़ेगा। ये सेम हो गया, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि आपका जो ln ऑफ ए होता है माइनस ln ऑफ बी, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ln ऑफ ए बाई बी, ln ऑफ ए बाई बी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली ए टी, ए ओ को हम लोग ने कैसे लिखा, ए टी और ए ओ, ऐसे डिवाइड में लिख दिया, इज इक्वल टू बच्चों माइनस के टी। सही बात है, ये माइनस के टी एज इट इज यहां पर आया है। अगर मैं इस इक्वेशन को रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, ये भी मैंने आपको समझाया। देखो अगर ln ए बी लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू मान लो माइनस एक्स है। अगर ln को बी ए कर दो, मतलब इसको रिवर्स कर दूं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x, मतलब माइनस साइन हट जाएगा। सो रिवर्सिंग इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, रिवर्स किया, तो यहां पे आपको कुछ ऐसा इक्वेशन देखने के लिए मिला जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 किया। बस आपका AT AO यहां पे ऐसा था, यहां पे AO AT था, रिवर्स हो गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है? अब आगे चले बच्चों, ये आपका क्या है, ln AO AT KT। सही बात है। इससे मैंने एक और इक्वेशन बनाया, अगर मान लो मुझे k का इक्वेशन बनाया तो मैं क्या करूंगा, t को इधर भेज दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/t ln AO बाय AT। सही बात है। फिर मैंने आपको बताया था कि ln को आप अगर आपको कन्वर्ट करना है किसको, लॉग के अंदर, तो आप क्या लिखोगे, ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग। सही बात है, तो वही मैंने किया है। अगर ln को हटाना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2.303 और लॉग लगाना पड़ेगा डिवाइड बाय k। सही बात है, मतलब 1/t था ना, तो बस मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से 2.303 को। और ln ऑफ x अगर ऐसे a लिखा हुआ है तो मतलब x इज इक्वल टू ई ऑफ ए, यहां पे मैंने यूज किया, देखो नॉर्मल सा लिया हुआ, अगर इस ln को इधर भेजूंगा तो e रेज टू k ऑफ x हो जाएगा, और ऐसी दो इक्वेशन आपकी तैयार हो जाएगी। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों? आई होप ये इक्वेशन नंबर 4 आपको काम आएगी बहुत ज्यादा। सही बात है। अच्छा, इस इक्वेशन को हम एक और तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, सुनो, आ जाओ। इस इक्वेशन को हम एक और तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या इक्वेशन थी आपकी, क्या इक्वेशन थी बच्चों, k इज इक्वल टू 1/t, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हो 2.303 डिवाइड बाय t लॉग क्या है आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0
डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT। सही बात है, सही बात है, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 4। सही बात है, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 4। आपकी रिएक्शन क्या थी बच्चों? मैंने आपको रिएक्शन बताई थी, जब आपका A क्या देगा, P देगा, आपका A क्या देगा, P देगा। अगर मैं बात करूं इनिशियल टाइम पे, इनिशियल टाइम पे, अरे इनिशियल लिख दिया मैं, इनिशियल टाइम पे, तो इनिशियल टाइम पे मान लो, ठीक है, मान लो बच्चों इनिशियल टाइम पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी A और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 थी। मतलब जब आपका रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी स्मॉल a और इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी P। पर जब टाइम बीता, आफ्टर टाइम t, जब टाइम बच्चों बीता और रिएक्शन चलने लगी, आफ्टर, देखो इसको अलग कलर से लिखते हैं, आई होप आपको समझ रहा होगा। जब रिएक्शन बच्चों आगे बढ़ी, यानी कि आफ्टर टाइम t, ठीक है, आफ्टर टाइम t, सही है। तो यहां पे मान लो बच्चों, यहां पे कुछ बना दैट इज नथिंग बट x, यहां पे कुछ बना दैट इज नथिंग बट x। सही बात है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, इस A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी आफ्टर टाइम x? हम लोग लिख सकते हैं A माइनस एक्स, हम लोग लिख सकते हैं A माइनस एक्स। समझ में नहीं समझा? देखो नाउ सपोज दैट बच्चों मेरे पास 20 चॉकलेट है, मेरे पास क्या है, 20 चॉकलेट। इनिशियली मेरे पास 20 चॉकलेट है, सही है। अब मान लो राहुल भैया है, राहुल सर है, और उन्होंने बोला अभिषेक मेरे को भी चॉकलेट दे यार, मेरे को भी खिला चॉकलेट, सही है। तो मैंने क्या किया, 10 चॉकलेट उनको दे दिया, सही है। तो आफ्टर टाइम t, आफ्टर कुछ समय बाद मेरी 10 चॉकलेट किसके पास पहुंच गई, राहुल भैया के पास। तो यहां पे एक राहुल भैया को कितना मिल गया, 10 चॉकलेट मिल गया, और मेरे पास इनिशियली कितना था, 20 चॉकलेट। तो अगर मैं बात करूं अब मेरे पास कितना चॉकलेट है, राहुल भैया को चॉकलेट देने के पास अब मेरे पास कितना चॉकलेट बचा है, तो मैं कह सकता हूं ना कि मेरा 20 माइनस उनका 10, तो 20 माइनस 10 जो भी वैल्यू आएगी उतना चॉकलेट अब मेरे पास बचा हुआ है। सही बात है। या फिर आप ऐसा सोच सकते हो ना कि मेरे पास 10 चॉकलेट थी, मैंने उनको 7 चॉकलेट दे दी, बड़े भैया है भाई, तो मैंने उनको 7 चॉकलेट दे दी। तो अगर मुझे ये पता करना है कि मेरे पास कितनी चॉकलेट है, तो मैं कैसे करूंगा, 10 माइनस 7, तो जो भी वैल्यू आएगी वो चॉकलेट कितनी है, मेरे पास है। इसी तरीके से मैंने क्या बोला कि इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी A, इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, A, सही है। तो आफ्टर और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी नहीं थी, तो आफ्टर टाइम t मान लो कुछ x जैसा कुछ बना, x जैसा कुछ, मतलब कुछ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x क्या हुआ, फॉर्म हुआ। तो अगर मुझे फाइंड करना है आफ्टर टाइम t इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, a माइनस एक्स। मैं क्या लिखूंगा बच्चों, a माइनस एक्स। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, सुनो ध्यान से, कलर कौन सा ले, हाँ देखो, फ्रॉम दिस मैं क्या लिख सकता हूं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा A, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, A माइनस एक्स। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स। अब देखो ये है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये है आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो इसकी जगह पे मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके एक नया प्रकार का इक्वेशन बना सकता हूं, एक नए प्रकार का इक्वेशन बना सकता हूं। वो इक्वेशन कैसा दिखेगा, देखो वो इक्वेशन दिखेगा k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t log a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है, a अपॉन a माइनस एक्स। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 5, इसको आप दे दो बच्चों इक्वेशन नंबर 5, एंड दिस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन। समझ में आ गई बात? ये बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जब आप आगे चल के फाइंड न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको टर्म्स में दिया रहेगा, मतलब लिखा रहेगा सिर्फ कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इतनी है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, A माइनस एक्स। मतलब इनिशियल को फाइनल से माइनस करोगे तब आपको एक का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा आफ्टर टाइम t। समझ रहे हो? फाइनल तो आपको प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन दे देंगे वो, तो आपको रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू। क्या मैं क्लियर हूं? स्क्रीनशॉट लो पहले। क्या मैं बच्चों क्लियर हूं आप सभी के दिमाग में? क्या आप सभी के दिमाग में ये चीज मैं डालने में कामयाब रहा? बता दो बच्चों। चलो आगे चलें। ओके, एक इक्वेशन पढ़ना है बच्चों आप लोग को, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट क्या होता है, के। रेट कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, के। तो के का यूनिट आपको बताना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट का आपको बताना है। याद करो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि के की यूनिट क्या होती है,
के की यूनिट क्या होती है? के की यूनिट होती है बच्चों मोल बाय लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर्स को फॉलो किया है तो मैंने ये भी प्रूव करके दिखाया था कि आखिरकार ये कैसे बना, सही ना? मैंने ये प्रूव करके दिखाया था बच्चों कि आखिरकार ये कैसे बना, ये चीज भी मैंने प्रूव किया था। नहीं पढ़ा है तो वापस देखो, बताता हूं, एक क्विक रिवीजन ले लेता हूं कि आखिरकार के की वैल्यू कैसे बनी है। देखो सुनो, रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ क्या कहता है बच्चों? रेट लॉ कहता है कि आपका K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A ऑफ X कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B ऑफ Y। सही है। रेट लॉ की यूनिट क्या होती है? रेट लॉ की यूनिट होती है मोल पर लीटर, यहां पे 1, और सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स यहां पे आप L की जगह यानी लीटर की जगह आप DM क्यूब भी लिख सकते हो, और अगर आपका DM क्यूब ऊपर जाएगा तो DM-3 हो जाएगा, DM-3। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप DM क्यूब भी ले सकते हो। ये किसकी यूनिट होती है बच्चों? रेट की। ये किसकी यूनिट होती है? रेट की। सही बात है, ये है आपके रेट की यूनिट। वही मैं अगर बात करूं कॉन्सेंट्रेशन की, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। यही होती है किसकी यूनिट? कॉन्सेंट्रेशन की। एक लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है वही उसकी कॉन्सेंट्रेशन बताता है ना। अब अगर यहां से बच्चों में K फाइंड करना चाहूं तो K कैसे हो जाएगा? देखो K इज इक्वल टू, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी ROR यानी रेट लॉ यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है? रेट लॉ नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A X कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B Y। सही बात है। इसकी यूनिट क्या है बच्चों? देखो यहाँ पे मैंने लिखा MOL मोल पर लीटर 1 सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रेशन है तो यहाँ पे क्या आएगा? मोल प्लस लीटर, और यहाँ पे मोल प्लस लीटर ऑफ X, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोल प्लस लीटर, और यहाँ पे किसका? Y का। सही बात है, सही बात है बच्चों। अब देखो ये दोनों सेम है, दोनों क्या है? सेम। सही है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो कहाँ लिखें, इसको मिटा दूं मैं, इसको लिख लो पहले, एक बार नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लिक किया, क्लिक किया बच्चों। आई एम गोइंग टू रब दिस बिकॉज, सुनो सुनो, अब ये क्या है आपका? MOL, यहाँ पे मोल है, यहाँ पे मोल है, यहाँ पे सिर्फ क्या है? X प्लस वाई। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? K इज इक्वल टू, ऊपर क्या है आपका? मोल पर प्लस लीटर 1 सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाय मोल प्लस लीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? X प्लस वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? X प्लस वाई। मैंने आपको ये भी सिखाया है कि X प्लस वाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? N बोलते हैं। N का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस x प्लस वाई की जगह, ध्यान से देखो, इस x प्लस वाई की जगह आप लोग लिखना इसको x प्लस वाई, और जो मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं उसको दूसरे स्टेप में लिखना, वरना एक ही में आप मत मिटा के लिखना। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? n लिख सकता हूं। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? n, क्योंकि x प्लस वाई क्या होता है? n होता है। फिर कुछ नहीं, देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k इज इक्वल टू मोल पर लीटर, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे n था, तो 1 माइनस n, और बाकी चीज आपकी सेम, सेकेंड इनवर्स। सही बात है। तो मोल प्लस लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से बच्चों k की यूनिट क्या होती है? हमेशा याद रखेंगे, मोल प्लस लीटर, मोल डिवाइडेड बाय लीटर 1 माइनस n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। सही बात है। ये n का मतलब क्या है? n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट कैसे आप फाइंड करोगे? तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप कुछ नहीं करोगे, आप क्या दे दोगे? n इज इक्वल टू 1 लिख दोगे। आप क्या लिख दोगे बच्चों? n इज इक्वल टू 1 लिख दोगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अगर आप n इज इक्वल टू 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? k इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 1 हो गया, सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 1 0, एनीथिंग रेस टू 0 क्या हो जाता है? 1। तो k की यूनिट क्या है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ सेकेंड इनवर्स। k की यूनिट क्या है? सिर्फ और सिर्फ सेकेंड यूनिवर्स। तो आप लिखो k इज इक्वल टू, k का यूनिट क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। फॉर किसके लिए? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए बच्चों? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नोट डाउन कर लो। समझ में आ गया?
समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, सो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आई होप मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाने में मैं कह सकता हूँ समझा पाया रहूँगा। ठीक है, मैं पढ़ाने में काबिल रहा रहूँगा, पता नहीं कैसे इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, हिंदी वर्ड्स। ठीक है, सो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है हाफ लाइफ। पढ़ाना तो मुझे आज ही था, देखो मैं सब लिख कर लाया था, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सब लिख कर लाया था बच्चों, मुझे पढ़ाना था आज ही, पर समय ऑलरेडी हो चुका है, 50 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है बच्चों। सो मैं आपका और समय नहीं ये करूँगा, और समय नहीं लूँगा। अगर मैं हाफ लाइफ भी पढ़ाना शुरू कर दिया तो 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 30 मिनट की वीडियो चली जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। सो प्लीज़ बच्चों हाफ लाइफ और कुछ ग्राफ्स हैं बच्चों, उन ग्राफ्स को हम लोग अगले वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे। आई होप बाकी चीज़ें आपको समझ में आ रही हों। ठीक है, सो बच्चों आई होप जितना भी मैंने आज समझाया है वो चीज़ें आपके दिमाग में घुसी होंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में, एक अच्छे वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और बात, अच्छा तो ये भी था, ठीक है, कहने का मतलब ये था कि हम लोग और भी अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।